हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं सेकंड चैप्टर हमारा यहाँ पर चल रहा है। इसको आप करेक्ट कर लेंगे। सेकंड चैप्टर है ये आपका। सेकंड चैप्टर जो आपका चल रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसी की बात करते हैं आज के सेशन में। और क्या क्या कहाँ से हम लोग चले थे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की हम लोग बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है। तो आपने बोला था केमिस्ट्री की ही एक ब्रांच है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और इसमें जैसे नाम से ही समझ आ रहा है इलेक्ट्रो और केमिस्ट्री दो वर्ड आते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी दोनों के बीच में रिलेशनशिप को यहाँ पर समझा जाता है। ओके, किस तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी केमिकल एनर्जी में चेंज हो रही है और केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रही है। ओके, इसके अलावा आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात की, डेनियल सेल जिसको आप कहते हैं, या गैल्वेनिक सेल भी इसके लिए नाम आता है। यहाँ पर आपने कहा कि दो इलेक्ट्रोड बनाई जाएंगी। इलेक्ट्रोड कैसे बनेंगी? आप क्या कर रहे हो, कोई भी धातु की एक छड़ ले रहे हैं और उसको उसके एक्व सोल्यूशन में डुबो कर रख रहे हैं, उसी के किसी लवण के जलीय विलयन में डुबो कर रख रहे हैं, इससे वो उसका इलेक्ट्रोड बन रहा है। जिससे आपने यहाँ पर जिंक और कॉपर की छड़ ली है और उनको उन्हीं के विलयन में डुबो कर रखा। जिंक को आपने जिंक सल्फेट के विलयन में डुबो कर रखा, वहीं कॉपर को कॉपर सल्फेट के। ओके, देन आपने क्या किया, उनको बाहर से वोल्टेज दिया। क्लियर? यहाँ पर आपने कनेक्शन दे दिया, साथ में दोनों जो वैद्युत अपघट्य हैं आपके, उनको आपने सॉल्ट ब्रिज से यानी लवण सेतु से आपने जोड़ लिया। आप कहते हैं जो जिंक से बनी हुई इलेक्ट्रोड है आपकी, वो एनोड का काम कर रही है, जो कि निगेटिवली चार्ज होगी, और जो कैथोड है आपकी वो पॉजिटिवली चार्ज होगी। एनोड पर आपका क्या हो रहा है, जिंक क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का दान करेगा तो यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीडेशन। ओके, जबकि कैथोड जो है वो क्या करेगी, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगी, तो वहां पर आपका रिडक्शन। तो दो अभी रेडॉक्स रिएक्शन आप बोलते हैं सेल के अंदर चल रहा है। तो एक स्थान पर एक इलेक्ट्रॉन पर ऑक्सीडेशन होता है और दूसरे पर आपका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ओके, यानी ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रिया एक साथ चल रही है, इसलिए क्या कहा जा रहा है, रेडॉक्स रिएक्शन उसे कहा जा रहा है। जिंक आपका इलेक्ट्रॉनों का दान करता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ आ जाते हैं, आपके क्षण पर जाते हैं, और जिंक 2+ आयन जो है वो इस ZnSO4 के सोल्यूशन में चला जाता है। सेम वही कॉपर में हो रहा है, लेकिन कॉपर में क्या होता है, कॉपर इन इलेक्ट्रॉनों को, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ आपका क्या होगा, Cu2+ आयन होगा। क्लियर? Cu2+ आएगा, SO4 2 निगेटिव आपका सोल्यूशन में रहेगा। क्लियर? अब ये पॉजिटिव है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है जिंक पे, इसलिए निगेटिवली चार्ज है, तो पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होगा, तो ये Cu2+ इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेगा। इसलिए एनोड से कैथोड की तरफ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों का आपका मूवमेंट हो रहा है, या इलेक्ट्रॉन वहां से ट्रांसफर हो रहे हैं, एनोड से कैथोड में गमन कर रहे हैं। वहीं पर आप क्या कहते हैं, धीरे धीरे क्या होगा, अब यहाँ पर Zn2+ आयन कॉन्टिन्यूसली जा रहा है सोल्यूशन, तो पॉजिटिव चार्ज की मात्रा बढ़ रही है विलयन में। अब पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा, ठीक है, वो रिपेल करेंगे एक दूसरे को। तो आपका जो Zn2+ यहाँ पर है और यहाँ से जो नया Zn2+ निकलेगा इलेक्ट्रोड से, वो क्या हो रहा है, रॉड से जो जिंक की आपकी रॉड है, तो वो उसको रिपेल करेगा, यानी वो और Zn2+ आयन नहीं बनने देगा। सेम यहाँ पर भी होगा, SO4 निगेटिव सोल्यूशन में बहुत ज्यादा आ गया है, अब वो और SO4 को नहीं बनने देगा, यानी कि यहाँ पर भी अब क्या हो रहा है, यहाँ पर भी आयन का बनना रुक गया है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का आना रुक गया, तो सेल आपका काम करना बंद कर देगा। उस समय पर क्या होगा, उस समय पर ये सॉल्ट ब्रिज काम करेगा, जिसमें कि KCl है, और KCl भी आपका क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है जो कि आयंस में टूटेगा, K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब Zn2+ के साथ Cl जुड़ने आएगा और ZnCl2 बना देगा इस सोल्यूशन में। देन क्योंकि यहाँ पॉजिटिव पार्ट जो था वो अब Cl नेगेटिव से जुड़ चुका है, तो और पॉजिटिव पार्ट ऊपर से आ सकता है, यानी कि जिंक और इलेक्ट्रॉनों का दान कर सकता है। सेम यहाँ पर SO4 2 निगेटिव था, तो उसके साथ K जुड़ने आएगा और K2SO4 बनाएगा, यानी कि अब और कॉपर जो है, कॉपर के आयन जो है वो डेवलप हो सकते हैं और इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आपके आ सकते हैं। क्लियर? तो इस तरह से आपका सेल काम कर रहा था। कैथोड और एनोड के बीच में डिफरेंस पड़ा था,
denoted by a positive sign since electrons are consumed here, and anode is denoted by a negative sign since electrons are liberated here. Okay, and a reduction reaction occurs in the cathode of an electrochemical cell, or an oxidation reaction occurs in anode. Electrons move into the cathode, इलेक्ट्रॉन मूव आउट ऑफ दी एनोड, इलेक्ट्रॉन जो आपके एनोड है उससे बाहर निकलते हैं जबकि कैथोड की ओर जाते हैं। प्रिंसिपल देखा था आपने गैल्वेनिक या वोल्टिक सेल का, इसका आपने पार्ट्स देखे थे क्या क्या है, एनोड है, कैथोड है, सॉल्ट ब्रिज है आपका, हाफ सेल है, एक एक्सटर्नल सर्किट आप लगाएंगे, इसमें लोड आप इसको देंगे, तो इस तरह से सेल पोटेंशियल और ईएमएफ की हम लोगों ने बात की थी। सेल विभव क्या है, ये बेसिकली आपका विभवांतर है किस किस का, दोनों इलेक्ट्रोडों के विभव। तो सेल पोटेंशियल इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड कौन कौन सी है, एक एनोड है एक कैथोड है, एनोड और कैथोड में जो उनका क्या है, वहां पर पोटेंशियल है, जो उनका विभव है, उन विभवों का जो अंतर आप निकालेंगे वही सेल का विभव है, जिसको आप विभवांतर भी कहते हैं। ओके, एंड if no current is pulled from the cell, it is known as electromotive force। और जब वहां से बिल्कुल भी विद्युत धारा नहीं है वहां पर, तो आप क्या कह रहे हो, उसको क्या कहा जाएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहा जाएगा, सेल का विद्युत वाहक बल कहा जाता है। ओके, तो ई सेल क्या है, जहां पर आपने अंतर की बात की थी, तो ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। ओके, इसको आप लिख सकते हैं ई राइट हैंड साइड, कैथोड आपके राइट हैंड साइड में है, माइनस ई लेफ्ट हैंड साइड। ओके, इसके बाद हमने लास्ट सेशन में नॉस्ट इक्वेशन की बात की थी। तो प्रत्येक सेल के दो इलेक्ट्रोड होते हैं जिन्हें अर्ध सेल कहा जाता है। ठीक है, अर्ध सेल यानी इलेक्ट्रोड को क्या कहा जा रहा है, हाफ सेल कहा जा रहा है। तो प्रत्येक सेल में दो हाफ सेल्स हैं, ये बताया जा रहा है। देन एक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण तथा दूसरे पर आपका क्या हो रहा है, अपचयन होता है। इनके इलेक्ट्रोड विभव एवं मानक इलेक्ट्रोड विभव को क्रमशः ई तथा ई नॉट से या ई सेल और ई नॉट सेल से आप प्रदर्शित करते हैं। पता है ना आपको क्या कहा गया, जो भी पहले आपने सेल विभव निकाला उसको आप ई सेल कह रहे थे, फिर आपने बोला कि मानक परिस्थितियों, मानक परिस्थिति क्या क्या थी, जहां पर आपने बोला टेम्परेचर 298 केल्विन ले रहे हैं हम लोग, आपका जो मोलारिटी है या कॉन्सेंट्रेशन है वो 1 मोलर है, और प्रेशर हम लोग 1 बार और 1 एटीएम का रख लेते हैं, तो वो क्या है, वो मानक परिस्थितियां हैं। उन मानक परिस्थितियों में हम सेल के विभव को उसका मानक सेल विभव बोल देते हैं, जिसको कि ई नॉट सेल से हम लोग प्रदर्शित करते हैं या दिखाते हैं। ओके, तो ई सेल इज इक्वल टू था ई कैथोड माइनस ई एनोड, तो वहीं पर ई नॉट सेल क्या था, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एन। क्लियर। वैज्ञानिक नेस्ट ने किसी अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए एक समीकरण का प्रतिपादन किया जिसे नॉस्ट इक्वेशन कहते हैं। ओके, और ये इक्वेशन यहाँ पर दिया गया है, अर्थात E इज इक्वल टू क्या होता था, ई नॉट माइनस आर टी अपॉन एन एफ लॉग बेस ई, अपचयन अवस्था बटे ऑक्सीकरण अवस्था, ये यहाँ पर लिखा गया है। इसके अलावा हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओके, ये आपकी क्या थी, नॉस्ट की इक्वेशन थी। सामान्य अभिक्रिया आपको एक दी गई थी, जैसे हमने लास्ट सेशन में कौन सी अभिक्रिया देखी थी, ए प्लस बी बी गिव्स सी, सी प्लस डी बी, ये वाली इक्वेशन देखी थी। इसके लिए हमने नॉस्ट इक्वेशन निकाली थी, जहां पर नॉस्ट इक्वेशन का मान यहाँ पर दिया गया है, और इस तरह से अगर आप log बेस e की जगह log 10 ले लेंगे तो इसको मल्टीप्लाई कितने से कर लेंगे, 2.303 से कर लेते। ओके, देन आपने बोला कि अगर चूंकि R आपका 8.314 जूल पर केल्विन मोल है तथा टेम्परेचर आपका 298 केल्विन है और फेराडे एफ का वैल्यू है 96500 कूलम पर मोल, तो नॉस्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी यहाँ पर, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग बेस 10 क्यू भी आप इसे कह सकते हैं। देन यह नॉस्ट समीकरण का सूत्र है, अतः यह 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन ताप पर नॉस्ट समीकरण है। इसे इलेक्ट्रोड विभव तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव में संबंध भी कहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव में अगर संबंध पूछा जाएगा तो आप ये वाली इक्वेशन भी लिख सकते हैं मानक परिस्थितियों में, और ये वाली इक्वेशन भी लिख सकते हैं जबकि आपको ये सारा टेम्परेचर वगैरह बताया गया है।
और इसके अलावा आपका ये वाला संबंध भी आ सकता है ई और ई नॉट सेल में। ओके, चलिए ये सेल विभव के लिए नर्स समीकरण जो हमने लास्ट सेशन में देखा था, नर्स समीकरण निम्न होगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग 10 concentration of C, concentration of D divided by concentration of A and concentration of B. Okay? इस तरह नर्स समीकरण के आंकिक प्रश्न भी आप लोग कर सकते हैं। ओके, एप्लीकेशन ऑफ नर्स इक्वेशन। तो नर्स इक्वेशन की एप्लीकेशन जो थी वो हमने, जो डेनियल सेल था आपका, उस डेनियल सेल के लिए हमने निकाला था, जहां पर जिंक क्या कर रहा था, 2 इलेक्ट्रॉनों का दान, कॉपर उन 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा था। वहां पर आप लोगों ने यही नर्स इक्वेशन यूज करके फिर उसका क्या किया था, पूरा नया एक फॉर्मूला निकाला था। तो ई सेल इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन 2f। 2f क्यों लिया जा रहा है, एन की वैल्यू 2 क्यों ली गई है, क्योंकि जिंक 2 इलेक्ट्रॉनों का दान कर रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने हो रहे हैं, उतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे जितने जिंक दान करेगा। यही तो हम कह रहे थे, एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू है कि जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका एनोड से कैथोड पर जा रहे हैं, तो एनोड से कैथोड पर 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, एक जिंक जो है 2 इलेक्ट्रॉनों का दान कर रहा है, तो एन की वैल्यू 2 हो गई, तो 2f लिख दिया। देन लॉग बेस 10 जिंक concentration of Zn2 plus and divided by concentration of Cu2 plus। जिंक और Cu2 plus का क्यों लिया, क्योंकि सांद्रता हम सिर्फ किसकी ले रहे हैं, एक्वस या लिक्विड की ले रहे हैं। तो जो इक्वेशन आपने देखी थी, ठीक है, इक्वेशन क्या थी आपके पास, इक्वेशन थी आपके पास Zn जो कि सॉलिड में है प्लस Cu2 प्लस जो कि आपका एक्वस में है। ये क्या बना रहा है यहाँ पर, ये दे रहा है Zn2 प्लस जो एक्वस में आएगा प्लस Cu जो कि आपका किस में है, सॉलिड में। तो सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन होगी नहीं, कॉन्सेंट्रेशन किसकी होगी, एक्वस और लिक्विड की। तो क्या बचा, ये बचा और ये बचा। ठीक है, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। तो यहाँ हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ही तो करते हैं। तो प्रोडक्ट में जिंक आ गया और रिएक्टेंट में आपका क्या आ गया, कॉपर आ गया। क्लियर, इस तरह से हम लोग कर लेंगे। E नॉट सेल इज इक्वल टू 2.303 RT इफ E सेल इज इक्वल टू 0। अगर E सेल की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर इक्वेशन ये वाली हो जाएगी। ओके, बट एट इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था पर क्या होगा, E नॉट सेल इज इक्वल टू 0.059 वोल्ट डिवाइडेड बाय 2 log Kc इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट। तो 1.1 आपको पता है क्या है, ई नॉट सेल की वैल्यू निकाली थी आपने पहले, अगर आपको ध्यान होगा तो वो 1.1 हम वैल्यू रख लेते हैं। तो log Kc आपका इस साइड आएगा और क्या हो गया है 1.1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 0.059 ओके इज इक्वल टू 37.288। तो इस तरह से आपने Kc की वैल्यू निकाल दी है 298 केल्विन। क्लियर है, चलिए इसे जल्दी से नोट करेंगे। एप्लीकेशन है, यहाँ पर हमने Kc क्यों लिया, क्योंकि आपका जो Zn2 प्लस और Cu2 प्लस की सांद्रता है वो एक साम्यावस्था पर क्या हो जा रही है, स्थिर हो जा रही है। आप धीरे धीरे क्या देखते हैं कि धीरे धीरे Zn2 प्लस आयन की जो सांद्रता है वो बढ़ती जाती है। और जब आप कह रहे हो कि वोल्ट मीटर आप वो जो बाहर से आपने परिपथ जोड़ा था उसको आपने बंद कर लिया है, अब क्या होगा, Zn2 प्लस की सांद्रता तो बढ़ गई है लेकिन जो Cu2 प्लस की सांद्रता है वो कम हो रही है धीरे धीरे। साम्यावस्था पर क्या होगा, सांद्रताएं स्थिर हो जाएंगी और जब सांद्रताएं आपकी स्थिर रहेंगी तो वहां पर आप स्थिरांक यूज करोगे किसके लिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस इज इक्वल टू होगा Kc। यह आपका एक स्थिरांक है, यही स्थिरांक आप क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे, इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे, तो इसलिए आपका Kc आ गया है। क्लियर, ई सेल इज इक्वल टू 0 हो गया है, जहां पर आपने क्या कहा, परिपथ हटाने के बाद धीरे धीरे आपका क्या हो रहा है, सांद्रता जो है Zn2 प्लस की कम हो रही है और Zn2 प्लस की बढ़ रही है और Cu2 प्लस की कम हो रही है और वोल्ट मीटर आपका शून्य वैल्यू दिखाएगा। ओके, Kc है आपका साम्य स्थिरांक। क्लियर, एक न्यूमेरिकल हम इसका देखते हैं। कैलकुलेट EMF ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन। इक्वेशन आपको यहाँ पर दी गई है और मोलैरिटी बताई गई है Zn2 प्लस की और Cu2 प्लस की। ठीक है,
जिंक 2 इलेक्ट्रॉनों का दान करके Zn2+ बना रहा है, जहां पर जो सोल्यूशन है आपका उसकी मोलैरिटी कितनी है 10⁻⁻4 और CSO4 का जो सोल्यूशन है जहां पर Cu2+ आयन बन रहा है उसकी सांद्रता कितनी है 10⁻⁻2। ओके, तो Cu2+ आपका 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu बना रहा है। गिवन क्या क्या दिया गया है, E0 एनोड आपका दिया गया है इज इक्वल टू -0.76 वोल्ट, यानी ये इसका क्या है रिडक्शन पोटेंशियल है। ओके, एनोड का, क्योंकि यहाँ पर Zn2+ से आपका Zn बन रहा है। ओके, अगर जिंक से Zn2+ बन रहा होता तो इलेक्ट्रॉनों का दान दिखाता, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर उल्टा दिखाया गया है कि आपका जिंक 2+ था उससे Zn बन रहा है, तो ये उसका रिडक्शन पोटेंशियल होगा जो जिसकी वैल्यू है -0.76 वोल्ट। और E0 कैथोड आपको दिया गया है +0.34 वोल्ट। इसके लिए आपने EMF निकालना है सेल का। सेल रिएक्शन इज एज फॉलो, ऐसा ही होगा, जिंक कॉपर के सोल्यूशन से रिएक्ट करके Zn2+ और Cu अलग हो रहा है आपका इस तरह से। N की वैल्यू 2 होगी, 2 क्यों है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया जब हम अभी नर्स्ट इक्वेशन में डैनियल सेल पढ़ रहे थे तो 2 इलेक्ट्रॉनों का दान हो रहा है, इसलिए N की वैल्यू आपकी 2 होगी। टेम्परेचर आपका 298 केल्विन है। ई सेल इज इक्वल टू हो जाएगा E0 सेल, और E0 सेल क्या होता है, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। ओके, तो ई सेल इज इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड माइनस 298 केल्विन पर हमने देखा था 0.0591 अपॉन एन लॉग concentration of Zn2+ divided by concentration of Cu2+। ओके, ये हो जाएगा, तो वैल्यू पुट कर लेंगे। E0 कैथोड आपका क्या है 0.34 वोल्ट, E0 एनोड है 0.76 माइनस 0.76, तो 0.34 वोल्ट से आप माइनस कर देंगे -0.76 से, देन -0.0591 डिवाइडेड बाय n की वैल्यू कितनी है 2, तो वो 2 यहाँ लिख दिया। लॉग Zn2+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, ये है सांद्रता 10⁻⁻4, वो यहाँ रख दी, और कॉपर की कितनी है 10⁻⁻2, ये यहाँ रख दिया फॉर्मूले में। अब क्या करोगे, अब इसको सॉल्व कर लेंगे इजीली। ओके, इस प्रकार से आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए, ऐसा क्वेश्चन कोई भी न्यूमेरिकल आएगा तो आप इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है, और इस पे ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। हमेशा से एक ही प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात हो या नर्स्ट इक्वेशन की बात कर रहे हैं उसमें। ओके, तो उनके आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। फिलहाल इस न्यूमेरिकल को आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए, एक और न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं। Mg सॉलिड स्टेट में है आपका, वो 2 इलेक्ट्रॉनों का दान करके क्या बना रहा है, Mg2+ बना रहा है। Ag+ होगा ये आपका Mg2+ बना रहा है, और साथ में आपका जो Ag+2Ag+ है वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके दोनों इलेक्ट्रॉनों को 2Ag बना रहा है। ठीक है, ये सॉलिड स्टेट है, ये एक्वस स्टेट होगी, ये एक्वस होगी, ये आपकी क्या है, सॉलिड है। क्लियर, फर्स्ट थिंग क्लियर है। क्या क्या चाहिए हम लोगों को, हमको चाहिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mg2+ एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag+। क्लियर, ये चाहिए होगा। अब ये 2 कहाँ से आया, रस सममिति गुणांक मैंने आपको बताया था, जो आगे होगा वो आपकी पावर में चला जाएगा, तो 2 आगे था आपका, वो कहाँ चला गया है, पावर में चला गया। क्लियर, तो यहाँ पर आपको क्या क्या चाहिए, इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन आपको चाहिए, और निकालना हमें क्या है, यहाँ पर हमें आप जो कैलकुलेट करना है वो है आपका ई सेल। ई सेल ज्ञात कीजिए, इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर दी गई है, जो आपका Ag और 2Ag+ की कॉन्सेंट्रेशन है वो 0.001 m है, 0.0001 m। क्लियर, और
Mg2+ की कॉन्सेंट्रेशन है 0.130 है, 0.130 है। ठीक है, ई सेल ज्ञात कीजिए और आपको ई नॉट सेल की वैल्यू दी गई है। ई नॉट सेल आपका कितना है यहाँ पर 3.17 वोल्ट है। ठीक है, ई नॉट सेल 3.17 क्लियर। चलिए क्वेश्चन नोट करिए, फिर आगे आप इसको सॉल्व करेंगे खुद से, फिर मुझे बताएंगे। पहले बताएंगे कैसे करेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाया है, कौन सी इक्वेशन लगाई है, और फिर इसका मान निकाल। चलिए, दिया गया है आपको क्या क्या दिया गया है, कॉन्सेंट्रेशन इन दोनों की दी गई है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mg2+ है आपके पास इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.130। ठीक है, Ag+ की सांद्रता दी गई है 0.0001, 0.0001। ओके, ये आप बाद में भी लगा सकते हैं फॉर्मूले में। देन आपको ई नॉट सेल दिया गया है 3.117 वोल्ट। ओके, और आपको क्या चाहिए, एन की वैल्यू चाहिए, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं Mg से आपके Ag के पास, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। ई सेल इज इक्वल टू क्या होता है, नेनस्ट समीकरण से ई सेल इज इक्वल टू ए नॉट सेल माइनस RT ln Q अपॉन NF। ओके, ठीक है, Q की वैल्यू क्या है, Q की वैल्यू है आपका Mg2+ अपॉन Ag+R2। ओके, इतना नोट करिए, वैल्यू पुट कर लेंगे इजीली। एक और फॉर्मूला आपने यहाँ पे निकाला था, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 वोल्ट लॉग Q डिवाइडेड बाय N, जहाँ पर आपने R, T और F की वैल्यू लगा दी थी। क्या कहा मैंने, ये अब इस वाली इक्वेशन में आप क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। ओके, चलिए वैल्यू पुट करो, ई सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल 3.17 माइनस 0.059 ऑन टू लॉग की वैल्यू 0.130 डिवाइडेड बाय 0.0001 0.001। ओके, और Ag की पावर कितनी है 2, तो इसकी पावर भी कितनी हो जाएगी आपकी 2 हो जाएगी। इसको आप पूरा कैलकुलेट कर लेंगे, आपको मिल जाएगा ई से, यही हमें कैलकुलेट करना था। ठीक है, चलिए एक प्रश्न दे रही हूँ होमवर्क के लिए आपके लिए। ये समीकरण है आपकी, ठीक है, इस समीकरण में आपको ई सेल का मान दिया गया है 0.46 वोल्ट। ठीक है, Kc का मान ज्ञात कीजिए, Kc क्या होगा। ओके, फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला क्या है इसका, ई सेल
ई नॉट सेल इज इक्वल टू, ई नॉट सेल का मान है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या होता है आपका, अभी तो किया था हमने इसका पूरा डेरिवेशन, 0.059 वोट डिवाइडेड बाय 2 log Kc। ओके, ये देखिए एप्लीकेशन ऑफ नॉस्ट इक्वेशन में गए थे हम, ये वाली जो समीकरण है ना, ये तो हमने डेनियल सेल के लिए निकाली थी, पर ये वाली जो इक्वेशन है इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, जहां आपको ई नॉट सेल की वैल्यू दी गई है, ई नॉट सेल की वैल्यू दी गई है और केसी का मान आपने निकाला। क्लियर? चलिए, तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट होगा, अभी भी क्वेश्चन होगा, तो आने वाले सेशन में पूछ लेंगे। आज के सेशन में हमने कुछ न्यूमेरिकल किए, नॉस्ट इक्वेशन किए, वहीं पर साम्य स्थिरांक का हमने ये न्यूमेरिकल देखा, इसको आप होमवर्क में कर लेंगे। आने वाले सेशन में कुछ नए टॉपिक्स पर बात करेंगे, और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम्स जुड़ने के लिए धन्यवाद।